अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ना। एग्जाम्पल्स हो गई। एक समरी दोबारा सुने। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट है, मैंने कहा था कि जिसकी वजह ईयर एंड पे मौजूद थी, और अगर एक स्टूडेंट ने नहीं पढ़ा और वो इसी वजह से फेल हो गया, तो फेल हुआ यानी फेल डिक्लेयर हुआ 31 मार्च के बाद। फेल डिक्लेयर हुआ 31 मार्च के बाद, लेकिन उसका ये फेल डिक्लेयर होना क्या साबित कर रहा है कि उसने नहीं पढ़ा था। इवेंट बाद में हो रहा है, लेकिन उससे सबूत क्या मिल रहा है कि हाँ वाकई उसने नहीं पढ़ा था। डेटर बैंकरप्ट बाद में हो रहा है, सबूत क्या मिल रहा है कि पहले ही हालात खराब थे। इन्वेंट्री बाद में सस्ती बिक रही है, सबूत क्या मिल रहा है, पहले ही इन्वेंट्री खराब थी। अब एडजस्टिंग इवेंट की ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ें, पेज 63। मैंने कल आपको इसकी डेफिनेशन ऑफिशियल वाली नहीं बताई थी, चूंकि याद करनी है इसलिए अब उसकी अंग्रेजी भी समझा देता हूँ। 1.1 का ए, 1.1 था वो इवेंट्स जो रिपोर्टिंग डेट के बाद और डेट व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर ऑथराइज्ड फॉर इशू के दरमियान हो रहे हैं। 2 टाइप्स ऑफ इवेंट्स कैन बी आइडेंटिफाइड। दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस, जो एविडेंस दे रहे हैं किस बात का, ऑफ द कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। एडजस्टिंग इवेंट वो इवेंट हैं जिनका हो जाना एक सबूत है किस बात का, कि हालात ईयर एंड पे ही खराब थे। दोज दैट प्रोवाइड एविडेंस of conditions that existed at the end of reporting period। हाँ जी, तो एडजस्टिंग इवेंट्स ये हैं कि जिनकी वजह ईयर एंड पे मौजूद थी, तभी तो वो फाइनली हुए। उनकी मिसालों में एक मिसाल बताई थी कि जो बोनस है, जो एम्प्लॉयज़ को वादा किया था, उन्होंने मेहनत भी कर ली, वादा भी मौजूद था, लेकिन बोनस की अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चली, तो एडजस्टिंग है। दूसरी मिसाल ये बताई थी कि एरर्स हो चुके थे, फ्रॉड हो चुका था, पता ईयर एंड के बाद चला, एडजस्टिंग ये बेटे। क्यों एडजस्टिंग है, क्योंकि एरर फ्रॉड पहले ही हो चुके थे। फिर एक मिसाल ये थी कि हम एक एसेट ख़रीद चुके या बेचने वाला बेच चुका, लेकिन अमाउंट ईयर एंड के बाद पता चली, तो ये भी एडजस्टिंग इवेंट है। फिर एक चीज़ ये पड़ी थी कि पहले एक इलीगल हरकत कर चुके, उसकी सज़ा ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हुई, एडजस्टिंग इवेंट है। और पांचवी मिसाल ये थी कि हमारा एक एसेट ईयर एंड पे ही ख़राब था, पता बाद में चला, एडजस्टिंग इवेंट। अच्छा, अब क्या करें, ट्रीटमेंट क्या करें, पता चल गया एडजस्टिंग इवेंट से। FAR 1 रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, पता चल गया एरर है, क्या करें, रेक्टिफाई कर दें, यानी कुछ ना कुछ डेबिट क्रेडिट कर दें। तो एडजस्टिंग इवेंट्स की ट्रीटमेंट ये है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शैल बी एडजस्टेड। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एडजस्ट कर देंगे हम, यानी कुछ ना कुछ डेबिट कर देंगे और कुछ ना कुछ क्रेडिट कर देंगे। जैसे अगर ईयर एंड के बाद डेटर बैंकरप्ट हो गया और उसका बैंकरप्ट होना एडजस्टिंग है, तो क्या फिर इसके नतीजे में करें, बैड डेट डेबिट डेटर क्रेडिट की एंट्री कर लें। अगर ईयर एंड के बाद इन्वेंट्री का सस्ता बिकना एडजस्टिंग इवेंट है,
तो क्या एडजस्टमेंट करें, ईयर एंड पे उसकी वैल्यू चेंज कर लें, एनआरवी और कॉस्ट। तो एडजस्टिंग इवेंट्स की ट्रीटमेंट ये है कि शैल बी एडजस्टेड, शैल बी, कि उनको एडजस्ट कर लेंगे यानी कुछ ना कुछ डेबिट कुछ ना कुछ क्रेडिट कर लेंगे। हो गए एडजस्टिंग इवेंट्स। अब जो एडजस्टिंग इवेंट्स नहीं है वो है नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स, यानी वो इवेंट्स जिनकी वजह ईयर एंड पे मौजूद नहीं थी, ईयर एंड के बाद अराइज हुई। जैसे डेटर ईयर एंड तक सब ठीक था, ईयर एंड के बाद वो किसी हादसे की वजह से उसका बिजनेस तबाह हो गया, इसलिए बैंकरप्ट हुआ, तो अब बैंकरप्ट होना नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा, कल पता नहीं शायद क्लास में किसी ने पूछा था, बाद में पूछा था, मुझे नहीं याद बात हुई क्लास में कि नहीं हुई। इन्वेंट्री में 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं, 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं उसी प्रोडक्ट के, सब एक जैसे हैं। ईयर एंड के बाद उनमें से 200 बिके हैं सिर्फ सस्ते, और ये पता चल गया कि एडजस्टिंग इवेंट है, तो ईयर एंड पे सिर्फ उन 200 को एडजस्ट कर दें? नहीं, सारे 500 को कर देंगे। ये बात दोबारा, ईयर एंड पे 500 यूनिट्स पड़े हुए हैं और ईयर एंड के बाद उनमें से अभी सिर्फ 200 ही बिके थे, और रियलाइज हुआ कि हमारी अब साख जो है ना मार्केट में डाउन हो गई है, नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो सिर्फ उन 200 की इन्वेंट्री की वैल्यू एडजस्ट कर लें? नहीं, सब की एडजस्ट कर लें। एडजस्टिंग इवेंट से रिलेटेड कोई सवाल, परेशानी, कंफ्यूजन? अभी एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं, उससे अलावा कोई सवाल परेशानी है तो बताएं। क्या चीज़? हाँ हाँ, नहीं, मैं वो वाली बात दोबारा बताता हूँ। इन्वेंट्री का सस्ता बिकना 2 वजहों से होता है। देखें, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का फैसला हम कैसे कर रहे हैं कि वजह ईयर एंड पे मौजूद थी, एडजस्टिंग है, ईयर एंड के बाद राइज हुई, नॉन एडजस्टिंग है। डेटर के बैंकरप्सी की एक ही वजह है, हालात ख़राब होना। इन्वेंट्री के सस्ते बिकने की 2 वजह, या वो फिजिकली ख़राब है या मार्केट की सोच चेंज है। अब आप इन 2 वजहों को अलग अलग रखें, अब देखें कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग। यानी सवाल के अंदर अगर मार्केट परसेप्शन चेंज होने वाला सिनेरियो है, कंक्लूजन वही है कि वजह ईयर एंड पे मौजूद है, एडजस्टिंग है, वजह बाद में राइज हुई, नॉन एडजस्टिंग है। तो ये तो सवाल की एग्जांपल से पता चलेगा कि ये फिजिकल ख़राबी वाली सिचुएशन है या मार्केट परसेप्शन चेंज वाली सिचुएशन है। उसके अलावा क्या? टेक्नोलॉजी चेंज, टेक्नोलॉजी चेंज ईयर एंड से पहले अनाउंस हो गई। जैसे आईफोन वाले अगला मॉडल लॉन्च कर दें, आईफोन का कौन सा मॉडल? हाँ देखो ना, फीचर डिस्काउंट करानी, और आईफोन 14 है, आईफोन 14, तो आईफोन 14 आ जाए। चलो, तो आईफोन 14 आपको नहीं कह रहा, वैसे कह रहा हूँ स्टूडेंट। तो आईफोन 14 लॉन्च हो जाए, ऐलान हो जाए, तो एग्जिस्टिंग मार्केट में जो है ना ठहराव आ जाएगा कि नया मोबाइल आएगा तो खरीदेंगे। तो टेक्नोलॉजी चेंज अगर अनाउंस हो गया तो लोगों की बदल जाएगी सोच। वही आईफोन वाले ही, वो भी चलो इसी वजह से कर देते होंगे ना कि नया लॉन्च अब कर ही दिया है तो ये तो निकले ना। हाँ सही है, वो तो इसका मतलब उनको पता हमने अनाउंस कर दिया, अब लोगों की सोच पे फ़र्क पड़ गया। हालांकि आईफोन 13 ख़राब तो नहीं हो गया पड़ा, लेकिन नया मॉडल लॉन्च होने से एग्जिस्टिंग की डिमांड कम हो गई और कंपनी ने इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए खुद ही प्राइस कम कर दी कि लोगों की सोच बदल गई, हालांकि नया लॉन्च नहीं हुआ अभी। तो ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही हो रहा होता है। पता नहीं सवाल का जवाब दे सका कि नहीं। अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई, अनाउंस हो गई, तो फिर लोगों की सोच बदल गई। ईयर एंड से पहले अगर टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी और लोगों को पता चल गया था, तो इसका मतलब ईयर एंड पे लोगों की सोच बदल गई थी। नया मॉडल बेशक ईयर एंड के बाद आए, लेकिन मार्केट की सोच बदल गई थी। तो इसलिए अब चीज़ों का सस्ता होना एडजस्टिंग है। ऐसे फिर सलाब का भी पहले पता चल गया है, सलाब का भी पहले ही पता चल गया। देखें, ये डेटर इन्वेंट्री ना, मुझे लग रहा है मैं आपको एक समरी दोबारा बताता हूँ। चाहे डेटर है चाहे इन्वेंट्री है, और ये तो 2 मिसालें, इस मिसाल के अंदर 2 मिसालें दी आई है इसने, वरना अगर आप एग्जाम्पल बी पढ़ेंगे तो एसेट्स की बात लिखी हुई है।
एसेट से रिलेटेड यानी जिसमें डेटर और इन्वेंट्री की बात हो रही है, कंक्लूजन समझ लें। अगर वजह पहचानी गई, सवाल में वजह पहचानी गई कि वो ईयर एंड पे मौजूद थी तो एडजस्टिंग है। वजह पहचानी गई कि ईयर एंड के बाद अराइज हुई है तो नॉन एडजस्टिंग है। और अगर वजह नहीं पहचानी जा रही, ये मैं आपको बात कर रहा हूँ डेटर इन्वेंट्री की, डेटर और इन्वेंट्री की। बाकियों की वजह पहचानी जा रही होती, कोई मसला नहीं है। अगर एरर हुआ था, अब पता लग गया कि वो एरर था, तो क्यों नहीं वजह पहचानी जा रही? पहचानी जा रही। अगर एम्प्लॉय से वादा किया था कि आपको हम अगले साल बोनस देंगे, बस आप ज़रा प्रॉफिट अच्छा कमा दें, तो बिल्कुल वजह पहचानी जा रही है। तो ये बात मैं सिर्फ डेटर और इन्वेंट्री की कर रहा हूँ कि बाद में इनकी वैल्यू का गिर जाना, डेटर इन्वेंट्री की बात कर रहा हूँ, वैल्यू का गिर जाना एक इवेंट है। उस इवेंट की वजह यानी उस एसेट में खराबी, उस एसेट के हालात ख़राब ईयर एंड पे मौजूद थे तो एडजस्टिंग है। ईयर एंड के बाद अराइज हुए, नॉन एडजस्टिंग है। और अगर नहीं पता चल रहा कि हालात कब ख़राब हुए कब नहीं, तो बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टिंग है। ये बात डेटर और इन्वेंट्री की है। अब अगली बात कि हालात ख़राब से क्या मुराद है, यानी वजह से क्या मुराद है। तो डेटर की एक ही वजह है कि उसकी फाइनेंशियल हालत ख़राब थी, और इन्वेंट्री की दो वजह हैं, या वो फिजिकल ख़राब थी या लोगों की सोच चेंज थी। कंक्लूजन वही है कि आप देखेंगे कि वजह ईयर एंड पे मौजूद है या बाद में अराइज हुई है, कंक्लूजन यही है। लेकिन डेटर और इन्वेंट्री में फ़र्क ये है कि डेटर की ख़राबी की एक ही वजह है, उसकी फाइनेंशियल हालात ख़राब, लेकिन इन्वेंट्री की वैल्यू डाउन होने की दो वजह हैं, या उसमें फ़िज़िकल ख़राबी है या लोगों की सोच तब्दील है। अब देखना पड़ेगा सवाल में कौन सी वजह वाला सिनेरियो है। जो सैलाब वाली बात है उसमें इन्वेंट्री सस्ती क्यों बिकेगी? फिजिकल ख़राब होने की वजह से। तो अब आप उस फिजिकल ख़राबी को देखेंगे कि ईयर एंड पे मौजूद थी कि नहीं, सैलाब के ऐलान को नहीं देखेंगे। लेकिन जब टेक्नोलॉजी चेंज थी तो उसमें लोगों की सोच बदलना वजह है। अब आप उस सोच बदलने को देखेंगे कि ईयर एंड पे था कि नहीं था। तो इन्वेंट्री में ये दो अलग अलग वजहों के हिसाब से सिनेरियो देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर कंपेटिटर ने सब खामोशी चलाया हुआ था, वो चाहता ही नहीं था कि ये बात लॉन्च हो, वो किसी ईद का इंतज़ार कर रहा था कि ईद आएगी तो ही मैं अचानक अनाउंस करूंगा कि टेक्नोलॉजी बदल गई है, इसलिए मैं नया मॉडल ला रहा हूँ, उसने ईयर एंड से पहले खबर ही नहीं जाने दी लोगों को, फिर बेशक टेक्नोलॉजी चेंज है लेकिन नॉन एडजस्टिंग। क्यों? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं था, तो इसलिए नॉन एडजस्टिंग हो जाएगा। और एडजस्टिंग से रिलेटेड कोई सवाल? बाकी एग्जाम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो फिर आपको हो सकता है और कोई परेशानियां होंगी तो उनमें दोबारा पूछ लेंगे आप। नॉन एडजस्टिंग इवेंट, नॉन एडजस्टिंग इवेंट जो एडजस्टिंग नहीं है। और अगर अब चूंकि मैं आपको ऑफिशियल डेफिनेशन पढ़ा ही चुका हूँ, पेज 63 एडजस्टिंग की तो मैंने आपको अभी भी समझा दिया ऑफिशियल डेफिनेशन, तो अब आप नॉन एडजस्टिंग की भी समझ सकते हैं। यानी वो इवेंट्स जिनकी वजह ईयर एंड के बाद अराइज हुई, those that are indicative of condition that arose after the reporting। कंडीशन को आप वजह कह सकते हैं, हालात, कंडीशन मतलब हालत, कंडीशन हालत। और एडजस्टिंग इवेंट क्या थे? जो सबूत दे रहे हैं कि वो हालत ईयर एंड पे मौजूद थी। और नॉन एडजस्टिंग क्या है? कि जिनमें वो हालात ईयर एंड के बाद अराइज हुए। तो ये इसकी ऑफिशियल डेफिनेशन हो गई, और कॉन्सेप्चुअली भी मुझे लग रहा है कि मैं बात समझा सका। बाकी प्रैक्टिस में आएंगे अभी तो बेहतर बात होगी। एग्जाम्पल्स अच्छा, इसकी भी जो एग्जाम्पल्स है ना, वो वैसे तो याद कर लें, मैं समझाता हूँ सारी एक एक करके। पेज 64 पे हैं और 2.2.2। वैसे तो बेहतर है कि आप ये याद कर लें, लेकिन सारी मैं आपको कॉन्सेप्चुअली भी समझा देता हूँ। आइए मैं एक समझाता हूँ। अच्छा, नॉन एडजस्टिंग को ना पहचानने का एक दो टिप और भी हैं।
एक टिप ये है, दूसरी टिप फिर कुछ देर बाद बताऊंगा। एक टिप ये है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू को चेंज करने को शक डाल रहा है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट जिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वैल्यू को चेंज करने का शक डाल रहा है, आप खुद जितनी अकाउंटिंग अब तक सीखी, दिल से पूछ के देखें कि चेंज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। ये आपको ना जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है ना वो सपोर्ट करेगी इस नॉन एडजस्टिंग इवेंट को पहचानने में। जैसे पॉइंट नंबर ए, अंग्रेजी पढ़ते जाइएगा फिर मैं समझाता जाऊंगा। पॉइंट ए पढ़ लें पहले, एग्जाम्पल ए। नॉन एडजस्टिंग इवेंट की एग्जाम्पल्स पे बात कर रहा हूँ, एक एक पढ़ते जाइएगा फिर मैं समझाता जाऊंगा। पहले आप पढ़िए अंग्रेजी फिर मैं समझाऊंगा। एग्जाम्पल ए की अंग्रेजी पढ़ ले। अंग्रेजी पढ़िएगा जरूर, जिनको ना समझ आई फिर मैं जब समझाऊंगा फिर मेरे समझाने के बाद दोबारा अंग्रेजी पढ़िएगा। हाँ जी पढ़ ली। IFRS 9 पढ़ के हटे हैं अभी। इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स कह लें, किस अमाउंट पे रिकॉर्ड कर रहे होते हैं? फेयर वैल्यू। किस दिन की फेयर वैल्यू? सब्सिक्वेंट मेजरमेंट, ईयर एंड की फेयर वैल्यू। तो हम बैलेंस शीट में ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे इन्वेस्टमेंट्स को दिखाते हैं। अगर ईयर एंड के बाद फेयर वैल्यू चेंज हो जाए तो उस वैल्यू को चेंज कर देंगे? नहीं, क्योंकि हमने तो ईयर एंड की फेयर वैल्यू पे दिखाना है। तो ये नॉन एडजस्टिंग है, यानी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बाद में बदल जाना नॉन एडजस्टिंग। अब आप इसको अगर इस पॉइंट से सोचेंगे कि अच्छा इसकी वजह ईयर एंड पे है या नहीं है, तो मैंने उसके लिए आपको टिप बताई कि आपको जिस चीज में ये इवेंट इशारा दे रहा है, आपने जितनी अकाउंटिंग पढ़ी है दिल से पूछ के देख ले। तो ये इन्वेस्टमेंट को ईयर एंड पे फेयर वैल्यू पे रखते हैं हम, तो ईयर एंड के बाद फेयर वैल्यू बदल रही है तो चेंज कर लें? नहीं, तो इसलिए नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा बी, ये बात कल समझा चुका। वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बाद स्टॉक जल जाता है तो ईयर एंड की बैलेंस शीट से ही हटा दें स्टॉक को? नहीं, क्योंकि ये फिजिकल खराबी ईयर एंड के बाद आ रही है। तो ये एग्जांपल बी नॉन एडजस्टिंग। सी जो है ना, ये आपको बस वैसे ही याद कर लीजिएगा। ये एक तो ये कि कंसोलिडेशन से रिलेटेड है, और दूसरा ये कि कंसोलिडेशन की ये ट्रांजैक्शन FAR 2 में है ही नहीं, ये CFAP में जाके है। इसलिए आप कर तो उसको याद ही लीजिएगा। वैसे बता देता हूँ कि कंसोलिडेशन में हम एक चीज़ पढ़ेंगे, एक होती है सब्सिडरी। एक कंपनी है तो उसको सब्सिडरी कहते हैं। सब्सिडरी को हम जब ख़रीदते हैं तो फिर कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है। तो वो कह रहे हैं कि ईयर एंड के बाद अगर सब्सिडरी को ख़रीदा या बेचा है तो ईयर एंड पे ही कंसोलिडेशन नहीं कर लेंगे। जब आपको कंसोलिडेशन पढ़ा दूंगा ना तो उसके बाद ये बात समझ आएगी। सब्सिडरी का ख़रीदना बेचना ये नहीं है एडजस्टिंग इवेंट। ये पढ़ाऊंगा आपको कंसोलिडेशन तो समझ आएगी कि ये सब्सिडरी क्या होती है। पॉइंट नंबर डी, ये I37 के बाद समझ आएगा आपको। और गोली नहीं करा रहा, वाकई I37 के बाद आ जाएगा। ई, ये बहुत कुछ है इसके अंदर, तोड़ तोड़ के बताता हूं। ईयर एंड के बाद अगर नए एसेट्स खरीद लें तो एडजस्टिंग है, यानी एडजस्टिंग से बताते हैं कि क्या वो जो ईयर एंड के बाद एसेट्स खरीद रहे हैं उनको हम 30 जून पे ही अपना एसेट डेबिट कर लें? नहीं, तो मेजर परचेजेज ऑफ एसेट्स। अच्छा, उसके बाद IFRS 5, ये भी CFAP 1 की चीज़ है, आपके लेवल की चीज़ नहीं है। इसकी ना कंडीशंस होती हैं कुछ, अगर वो कंडीशंस पूरी हों तो फिर वो क्लासिफाई होता है एज हेल्ड फॉर सेल, और वो ईयर एंड पे कंडीशंस पूरी हों तो क्लासिफाई होगा, ईयर एंड के बाद हो तो नहीं होगा। तो वो कह रहा है कि वो कंडीशंस ईयर एंड के बाद पूरी हो रही हैं। IFRS 5 के तहत क्लासिफाई होने के लिए कंडीशंस ईयर एंड के बाद पूरी हो रही हैं तो नॉन एडजस्टिंग है। ये CFAP 1 की चीज़ है। अगर एसेट्स ईयर एंड के बाद बेच दें तो उनको ईयर एंड पे ही निकाल दें? नहीं, तो अदर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स नॉन एडजस्टिंग है। ये मैं पॉइंट ई तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ।
और लास्ट चीज़, अगर गवर्नमेंट ईयर एंड के बाद एक कंपनी के एसेट्स पे कब्जा कर ले कि बस आप लोग निकलें, याद से ज़मीन हमारी है, इसको कहते हैं एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर एसेट्स बाय गवर्नमेंट। तो ईयर एंड के बाद अगर गवर्नमेंट ने उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया तो हम ईयर एंड पे ही उस ज़मीन को बैलेंस शीट से निकाल दें? नहीं। तो ये नॉन एडजस्टिंग की मिसाल है। सारे ई के सारे ना यार, तब सारे के सारे ही। एक प्लांट नया खरीदा 30 जून के बाद, तो क्या 30 जून पे ही वो प्लांट हमारी बुक्स में आ जाना चाहिए? हैं? 30 जून पे तो नहीं आना चाहिए ना, बाद में खरीदा है तो उस प्लांट का खरीदना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। ये पॉइंट ई का पहला हिस्सा, मेजर परचेजेस ऑफ एसेट्स। दूसरा हिस्सा हेल्ड फॉर सेल, नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल। ये एक IFRS 5 एक एसेट है जो CFAB 1 का है। इसमें होता यह है कि अगर किसी एसेट को बेचने का इरादा हो नॉन करंट को, तो उसकी कुछ कंडीशंस पूरी करनी होती हैं। अगर वो कंडीशंस पूरी हो जाएं तो उसको नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल कह के करंट एसेट्स में शो कर दिया जाता है। ये एक IAS है, IFRS 5। अगर ईयर एंड के बाद कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो क्या उसको ईयर एंड पे ही IFRS 5 में ले आना चाहिए? नहीं। तो वो लिखा हुआ है कि ईयर एंड के बाद IFRS 5 की कंडीशंस पूरी होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तीसरा हिस्सा, अगर प्लांट ईयर एंड के बाद बेच रहे हैं, ईयर एंड के बाद बेच रहे हैं, तो ईयर एंड पे ही बुक्स में से निकाल दें प्लांट। तो प्लांट का बेचना नॉन एडजस्टिंग है। ये तीसरा हिस्सा है, अदर डिस्पोजल ऑफ एसेट्स। और चौथा हिस्सा, अगर गवर्नमेंट हमारे एसेट्स पे कब्जा कर ले ईयर एंड के बाद, तो क्या हम ईयर एंड पे ही उन एसेट्स को बुक से निकाल दें? नहीं। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। इसमें ना एक्सप्रोप्रिएशन ऑफ मेजर एसेट्स बाय गवर्नमेंट, इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि वो फ़ौज भेजें या पुलिस भेजें या जो भी है वो भेजें और कब्ज़ा करें, ज़रूरी नहीं है। अगर उनकी तरफ से लेटर आ गया कि चलो निकलो शाबाश, तो वो लेटर भी काफ़ी है। तो जब उनकी तरफ से लेटर आ गया, इसका मतलब गए एसेट्स। अगर ईयर एंड से पहले आ जाए लेटर, वही कह रहा हूँ ना कि एक्सप्रोप्रिएशन का मतलब फिजिकल हत्याना नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कि बस आज से चीज़ हमारी निकले यहाँ बस, तो बस एक्सप्रोप्रिएशन हो गई। ये मैंने, हाँ, मैंने जब भी बात की थी ना कि अगर आपको रीज़न का नहीं पता क्लियर, तो बाय डिफ़ॉल्ट एडजस्टिंग है। ये सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ डेटर और स्टॉक वाली मिसाल की बात की थी। बाकियों का रीज़न क्लियर पता होता है क्या रीज़न है। क्या क्या क्या? नहीं, उसको खरीदना पहले ही खरीदना माना जाएगा। देखें, आप कह रहे हैं कि अगर हम मशीनरी, जो कल बात बताई थी कि मशीनरी खरीद पहले चुके हैं, उसकी वैल्यू बाद में पता चल रही है, तो खरीदना यानी कि हमने मशीन खरीद ली है, ये बोला ईयर एंड के पहले ही जा रहा है। बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा क्योंकि IAS 16 की कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं। लेकिन अगर कहने को कहा जाए कि ऐसे खरीदना है, वो खरीद चुके थे। यहां पर बात हो रही है कि हम खरीद ही ईयर एंड के बाद रहे हैं। पॉइंट नंबर F, आग लग गई, प्लांट सब बर्बाद हो गया। तो अब प्लांट तो सड़ा है ईयर एंड के बाद, तो उसको ईयर एंड से पहले ही ताने दे दे के 10.5 बुक्स में से निकाल दें? नहीं। तो इसलिए प्लांट की डिस्ट्रक्शन होना एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट। पॉइंट नंबर G, ये भी वही पॉइंट नंबर D से रिलेटेड, रीस्ट्रक्चरिंग एक चीज़ पढ़ानी IAS 37 में, उससे रिलेटेड है। अच्छा, बल्कि वो D जो है ना, वो IAS 37 में भी नहीं है, वो IFRS 5 है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। D डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन ये IFRS 5 में है। ये बस आप वैसे ही याद कर लें कि किसी ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू करना
वैसे मैं इसको IAS 37 में लपेट सकता हूँ बाद में, लेकिन ये चीज़ असल में IFRS 5 की है, डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन। तो डी आप वैसे ही याद कर लें। पॉइंट जी, हाँ ये IAS 37 में रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ानी है, ये उसके बाद समझ आएगा। पॉइंट जी, हाँ क्या पूछ रहे थे आप? मैं पूछना था कि अगर ये अनाउंसिंग ये रेंट से पहले हो जाए कि जो रिकंस्ट्रक्शन है वो ये रेंट के बाद हो, तो रीस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं? ये IAS 37 में जब आपको मैं रीस्ट्रक्चरिंग पढ़ाऊंगा ना, बिल्कुल होगी इसके ऊपर बात, क्योंकि 37 में इसके ऊपर सवाल भी होते हैं कि अनाउंसमेंट ईयर एंड के बाद हो रही है तो क्या करें। तो ये जो पॉइंट नंबर जी है, ये हमने बिल्कुल तसल्ली से पढ़ना है IAS 37 के अंदर। पॉइंट नंबर एच, आपने FAR 1 में सोसी पढ़ी हुई है, शेयर्स खरीदना बेचना, इवन के IAS 33 भी पढ़ा हुआ है। तो अगर ईयर एंड के बाद कोई राइट शेयर इशू हो रहे हैं ईयर एंड के बाद, तो उसको हम इसी साल की सोसी में दिखा देंगे राइट इशू? नहीं, तो राइट शेयर इशू होना नॉन रजिस्टरिंग इवेंट, ये मतलब है पॉइंट नंबर एच का। पॉइंट नंबर आई, ये आप पढ़ेंगे IAS 21 में, पढ़ाना है मैंने IAS 21। अभी बता देता हूँ इतनी सी बात कि जब फॉरेन करेंसी की ट्रांजैक्शंस पढ़ेंगे हम IAS 21 में, तो वो जो डेटर होगा ना, जिसको हमने डॉलर में रिसीव करना होगा, तो उसको रुपए में लाने के लिए हर साल के ईयर एंड का एक्सचेंज रेट यूज होगा, ईयर एंड का। तो पॉइंट नंबर आई में क्या लिखा हुआ है कि फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में कल को चेंज हो जाए तो होती रहे चेंज। इसी तरह से हमारे पास एक एसेट है, उसकी वैल्यू में कल चेंजेस आ रही हैं तो आती रहे चेंजेस। यानी अगर रिवैल्यूएशन मॉडल लगा लें, अगर रिवैल्यूएशन मॉडल कह लें चलें, और कल को उनकी वैल्यूज में चेंज आ जाए तो ईयर एंड भी एडजस्ट कर दें उसको? नहीं। तो एसेट की प्राइसेस में चेंज आ जाए या फॉरेन एक्सचेंज रेट्स में चेंज आ जाए, ये सब नॉन एडजस्टिंग है। देखें ये मिसालें हैं, ये वैसी मिसालें दी हुई हैं कि यानी ये वह भी डिस्कशन हो रही है कि बहुत ज़्यादा अगर चेंज आ जाए, क्योंकि इस पे शायद कोई शक में आता कि थोड़ा चेंज पे तो चलो ठीक है हम ना एडजस्ट करें, लेकिन अब इतना ज़्यादा चेंज आ गया अब तो कर लें एडजस्ट। तो उन्होंने उसको काउंटर किया हुआ है कि बेशक जितना मर्जी, जैसे मुझे कुरान की आयत याद आ गई कि उसमें अल्लाह ने फरमाया है कि जो ईमान है इसको थोड़ी थोड़ी कीमत पे ना बेचो, तो उससे शक आता है कि इसका मतलब ज़्यादा कीमत पे बेच दें। अल्लाह ने फरमाया थोड़ी थोड़ी कीमत पे ना बेचो, तो इसका मतलब ज़्यादा पे बेच दें। तो पॉइंट ये है कि जो मर्जी कीमत लग जाए वो थोड़ी ही होनी है उस चीज़ के मुकाबले में। तो अल्लाह ने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया कि थोड़ी कीमत पे भी ना बेचो। तो यहाँ पर ना वो बस वैसे ही बात कर रहे हैं कि अगर एबनॉर्मल चेंज भी हो जाए फिर भी नॉन एडजस्टिंग। पॉइंट नंबर जे, ये IAS 12 के बाद समझ आएगा। IAS 12 में हमने पॉइंट बाकायदा पढ़ना है कि टैक्स लॉ, टैक्स रेट, ईयर एंड के बाद कोई चेंज आ जाए तो वो नॉन एडजस्टिंग होता है। ये IAS 12 में करना है। पॉइंट नंबर के, कमिटमेंट्स, कंटिजेंट लायबिलिटीज, ये IAS 37 में पढ़ना। पॉइंट नंबर एल, पॉइंट नंबर एल में लिखा हुआ है, मैंने कल एक बात समझाई थी कि अगर ईयर एंड से पहले हम कोई इलीगल हरकत कर चुके हुए हैं और उसकी सज़ा बाद में अनाउंस हो रही है, पॉइंट नंबर एल में लिखा हुआ है कि आपके खिलाफ कोई ऐसे केसेस हो रहे हैं जो हरकत ही ईयर एंड के बाद की है, तो नॉन एडजस्टिंग। ये पॉइंट एल का मतलब है, सोनली आउट ऑफ इवेंट्स दैट अकर्ड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, कमेंसिंग मेजर लिटिगेशन। लिटिगेशन समझ लें कोर्ट केसेस, कोर्ट केसेस शुरू होना उन इवेंट्स की वजह से जो ईयर एंड के बाद अराइज हुए, तो नॉन एडजस्टिंग है। अच्छा जी, नॉन एडजस्टिंग है, तो करें क्या फिर? यानी फैक्ट्री जल गई है सारी, तो नॉन एडजस्टिंग है, हैं? नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन एडजस्ट बेशक नहीं कर रहे,
लेकिन वो जो अगले साल लोगों को जाके शॉक लगेगा जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इतना सारा लॉस आ रहा होगा, तो उनको बता ज़रूर दें। इसलिए एडजस्ट नहीं करेंगे। लेकिन वो जो था ना पीपी का नोट, उसके नीचे पैराग्राफ्स होते थे, तो उन पैराग्राफ में एक पैराग्राफ लिख के बता देंगे कि वो जो आपको ऊपर प्लान नज़र आ रहा है ना, वो अब रहा नहीं है। नज़र तो आपको आ रहा है लेकिन अब वो रहा नहीं है, वो जल गया है सारा, तो नीचे अंग्रेजी लिख के बता देंगे। तो इसलिए इनके लिए एडजस्टमेंट्स तो नहीं की जाती। देखिए, नॉन एडजस्टिंग और एडजस्टिंग की ना आईएएस ने एग्जाम्पल्स दी हैं। ये एग्जाम्पल्स हैं, ये दुनिया में होने वाले सारे वाक़यात की लिस्ट नहीं है। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट वही है जो आपको समझाया है कि जो ईयर एंड के बाद वाक़या हो रहा है, आपने ये देखना है कि क्या उस वाक़े की कंडीशन ईयर एंड पे मौजूद थी कि नहीं। अगर मौजूद थी तो एडजस्टिंग है, अगर बाद में राइज हुई तो नॉन एडजस्टिंग है। ये डेफिनेशन है, यही कॉन्सेप्ट है। अब वो मिसालें दे के समझाया है इसने। वाक़े बहुत सारे हो सकते हैं। आप और भी को आपके जहन में आ रहा है पूछे, मैं बताता हूँ एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। वाक़े बहुत सारे हो सकते हैं। कोई जहन में मिसाल आ रही है तो बताएं, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अच्छा चलिए, प्रैक्टिस के साथ साथ अभी एग्जाम प्रैक्टिस करेंगे ना, शायद तब कोई बात जहन में आ जाए, तब पूछ लीजिएगा। ये आगे एक सवाल में मैंने भी कराना है, उसमें है ये पॉइंट। अच्छा, ईयर एंड के बाद पता चला कि वो जो फोटोकॉपी कराई थी ना एक दफ़ा 45 रुपए की, अच्छा कंपनी है मिलियंस बिलियंस की, तो ईयर एंड के बाद पता चला कि वो जो फोटोकॉपी 45 रुपए की कराई थी, तो उसमें ना फोटोकॉपी के साथ साथ जो उससे कुछ चाय पानी भी मंगवाया था। तो अब अकाउंटेंट ने क्या किया कि वो 45 रुपये फ़ोटोकॉपी की बजाय एंटरटेनमेंट में डाल दिए, 45 रुपये स्टेशनरी की बजाय एंटरटेनमेंट में डाल दिए। वो खैर है, 45 रुपये की बात है, खैर है, तो इसलिए उनको एडजस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, इसी तरह नॉन एडजस्टिंग में प्लांट जल गया 150 मिलियन का, तो उस 150 मिलियन के प्लांट के जलने के बारे में नोट्स देंगे, लेकिन एक चाय का कप गिर के टूट गया है तो नॉन एडजस्टिंग, लेकिन अब वहाँ पर नोट देते अच्छा नहीं लगता कि चाय का कप टूट गया हुआ है, तो इसलिए इममटीरियल हो तो फिर बताने की भी ज़रूरत नहीं है। मटीरियल मतलब सिग्निफिकेंट। तो ये जो नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स हैं, अगर मटीरियल हैं, सिग्निफिकेंट है, अच्छा स्टूडेंट ने नहीं फैसला करना होता सिग्निफिकेंट, क्योंकि या तो सवाल में कह दिया जाएगा कि अज्यूमिंग ऑल आर मटीरियल, या फिर सवाल में नहीं कहा मटीरियल है, तो मटीरियल हैं तो सवाल वाला उन इवेंट्स को बता रहा है, इसलिए एग्जाम में इसका इतना इशू नहीं है। लेकिन वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये इवेंट्स जो हैं तो नॉन एडजस्टिंग, लेकिन अगर उनको अंग्रेजी का पैराग्राफ लिख के बताना है तो छोटी छोटी बातें नहीं बतानी लोगों को, कोई बड़ा वाकया हुआ है तो बताना है। और बताना क्या है, बताई जाती है मेनली इसमें दो बातें, यानी वो जो अंग्रेजी का पैराग्राफ लिखना है ना, उसमें बताना क्या है। एक बतानी है कि हुआ क्या है, डिस्क्रिप्शन बतानी है कि हुआ क्या है, नेचर कह लें, डिस्क्रिप्शन कह लें। वो जो पीपी का नोट बनेगा ना, उसमें एक नीचे अंग्रेजी का पैराग्राफ आ जाएगा जिसके बारे में, जिसमें ये चीज़ें बताई जा रही होंगी। या फिर अगर ज़्यादा सारे इवेंट्स हैं बताने के लिए तो एक अलहदा से नोट भी बन सकता है, इवेंट्स आफ्टर रिपोर्टिंग डेट कह के, उसमें वो 5-6 अंग्रेजी के पैराग्राफ आ जाएंगे। अगर सिर्फ एक आधी चीज़ है, जैसे मैंने कहा प्लांट जल गया बस और कोई मसला नहीं है, तो वो पीपी के नोट में एक पैराग्राफ आ जाएगा। लेकिन अगर काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह की बताने वाली हैं
तो फिर एक अलहदा नोट बन जाता है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें कवर कर देते हैं। ये वो अलग नोट बताऊंगा जब आपको मैं कंपनी अकाउंट पढ़ा रहा हूँ। तो उस नोट में बताना क्या है, एक तो नेचर ऑफ इवेंट बता देंगे कि हुआ क्या है, और दूसरी ज़रूरी बात कि उसका फाइनेंशियल इफेक्ट भी बताएंगे। यानी ये बताएंगे कि ये 150 मिलियन का प्लांट था जो 2000 यूनिट्स बनाया करता था, वो ज़ाया हुआ है? पूरी फैक्ट्री को अगर आग लग गई तो वो भी अंग्रेजी में बता देंगे सारा कुछ। यानी जो इवेंट हुआ है और जो उसकी वजह से रुपए पैसे में तोड़ी जा सकती है बात, वो भी बताएंगे। पहले पढ़ा हुआ है, पहले एफआईआर को पढ़ा हुआ है, बस अभी 4.5 मिनट ठहर जाओ, अभी आने लगा गोइंग कंसर्न का जवाब। नॉन एडजस्टिंग डन। एडजस्टिंग इवेंट्स, नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स की हेडिंग खत्म। मेन चीज यही थी, इसकी प्रैक्टिस करते हैं अभी। इसके अलावा दो छोटी छोटी सी चीजें हैं, जैसे एक है डिविडेंड। ये दो चीजें जो बताने लगा हूं इनको ना अलग से डिस्कस किया गया आईएएस में। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग की डिस्कशन खत्म, अब दो छोटी छोटी चीजें। एफआर 1 में पढ़ा होगा आपने, जब कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो क्या एंट्री होती है? रिटेन अर्निंग्स डेबिट, डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। और जब पे कर देते हैं तो, और अगर डिविडेंड डिक्लेयर ना करें, बस लोगों को दिल में ख्वाहिश आनी शुरू हो जाए कि डिविडेंड क्यों नहीं दे रहे ये लोग, तो फिर भी डिविडेंड देना जिम्मेदारी है। जिम्मेदारी कब बनेगी? जब डिक्लेयर करेंगे। डिविडेंड पेएबल एक लायबिलिटी है। अगर कंपनी ने डिविडेंड ईयर एंड के बाद जाके डिक्लेयर किया तो ईयर एंड पे जिम्मेदारी मौजूद है या ईयर एंड के बाद बनी? बाद बनी। तो इसको हम अंग्रेजी में कह देते हैं कि डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर ईयर एंड इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। ये बात दोबारा सुने, डिविडेंड डिक्लेयर होता है तो रिटेन अर्निंग्स डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होता है। अगर डिविडेंड डिक्लेयर हो ही ईयर एंड के बाद रहा है तो फिर भी क्या बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल आना चाहिए है? अगर डिविडेंड डिक्लेयर ईयर एंड के बाद हो रहा है, डिविडेंड डिक्लेयर ईयर एंड के बाद हो रहा है, तो क्या फिर भी बैलेंस शीट में डिविडेंड पेएबल आना चाहिए? ये मतलब है इस बात का कि डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर होना इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट। नॉन एडजस्टिंग इवेंट वाली बात कहां से जोड़ दी इसमें? अगर ऐसा होता ना कि डिविडेंड डिक्लेयर ईयर एंड के बाद करने पे भी हम ईयर एंड पे बैलेंस शीट में पेएबल बना लेते, तो उसका मतलब हम उसको एडजस्ट कर रहे होते। देखिए, डिविडेंड ईयर एंड के बाद डिक्लेयर हो रहा होता और फिर भी हम ईयर एंड पे उसकी एंट्री कर रहे होते। जैसे कल एम्प्लॉइज को बोनस बांटना था, नहीं अनाउंसमेंट नहीं, वो जो बोनस बांटना था वो बोनस कैलकुलेट ईयर एंड के बाद हो रहा था, लेकिन हम एंट्री ईयर एंड पे ही कर रहे थे ना, इसलिए उसको एडजस्टिंग कह रहे थे। तो इसको तब एडजस्टिंग कहते अगर ईयर एंड के बाद डिक्लेयर करने के बावजूद भी हम 30 जून पे डिविडेंड पेएबल की एंट्री कर लेते, तो फिर ये एक एडजस्टिंग इवेंट होता। लेकिन क्या अब हम ईयर एंड के बाद 31 जुलाई को डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, तो क्या ये एंट्री 30 जून को कर लेंगे? 30 जून को नहीं कर सकेंगे ना, क्योंकि नॉन एडजस्टिंग इवेंट। तो डिविडेंड का ईयर एंड के बाद डिक्लेयर होना इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट एंड इट शैल बी डिस्क्लोज्ड। तो ये फिर बस सिर्फ अंग्रेजी में लिख के बता दिया जाता है नोट्स में कि 31 जुलाई को 10 रुपए पर शेयर डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, बस ये डिस्क्लोज हो जाता है। जी जी हाँ
अच्छा, ये मिसाल आप डेट्स के साथ दोबारा बताइएगा, डिक्लेयर कब किया और पे कब किया? सर डिक्लेयर कर दिया लाइक से सितंबर में, पे अगले साल किया फरवरी ईयर एंड क्या है? 2020 का। नहीं, ईयर एंड क्या है? 30 जून, 31 दिसंबर। अच्छा, 31 दिसंबर ईयर एंड है। फिर यानी ईयर एंड से पहले, तो फिर तो आई स्टैंड नहीं आ रहा ना इसमें। IS 10 तो आएगा ही तब जब ईयर एंड के बाद का कोई वाकया है। तो अगर ईयर एंड दिसंबर में है और नवंबर में ही डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया तो फिर तो एक नॉर्मल ट्रांजैक्शन हुई ना। IS 10 कहाँ से आया इसमें? IS 10 आ रहा है कि ईयर एंड के बाद होने वाले वाकयात को कैसे हैंडल करना है, इसके लिए IS 10 है जी। चलिए, अगर कंपनी एनुअल डिविडेंड देती है हर साल के, तो सर ये एंट्री पास करने से थोड़ी असल में आईडी पाए तो पहले डिविडेंड लीगली कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करेगी तो जिम्मेदारी है। सिर्फ कंपनी डिविडेंड देने की आदत है, इससे जिम्मेदारी नहीं बन जाएगी। डिविडेंड देना जिम्मेदारी ही तब है जब लीगली अनाउंस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं है जिम्मेदारी। डिविडेंड डिक्लेयर होगा तो जिम्मेदारी बनेगी। अब जब डिविडेंड डिक्लेयर ही ईयर एंड के बाद हो रहा है तो क्या हम उसको ईयर एंड पे एंट्री कर दें, रिटेन अर्निंग डेबिट डिविडेंड पेमेंट क्रेडिट? तो इसलिए ये एडजस्टिंग नहीं है, नॉन एडजस्टिंग इवेंट। लास्ट चीज आई इसकी, गोइंग कंसर्न। अगर एक बिजनेस का डेटर बहुत ही मेजर डेटर और वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था कि अगली पूरी ज़िंदगी उस पर डिपेंड कर रही थी, तो हमने चीज़ें उधार खरीद के पता नहीं कहाँ से लोन ले लेके उस डेटर को चीज़ें बेच दी और डेटर से पैसे आने थे तो हमारी अगली ज़िंदगी गुजरनी थी। बहुत मेजर डेटर, वो डेटर बैंकरप्ट हो गया। तो वो डेटर जब गया तो बस हम भी गए थे। अब ये डेटर के हालात ईयर एंड से पहले ख़राब थे, ईयर एंड के बाद वो बैंकरप्ट हो गया। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? एडजस्टिंग। एक मिसाल ये अलग रख दी मैंने साइड पे, एक और मिसाल बताता हूँ। सारी फैक्ट्री जल गई ईयर एंड के बाद, सारी फैक्ट्री जल गई। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग? नॉन एडजस्टिंग। इन दोनों मिसालों में से एक मैंने एडजस्टिंग की मिसाल बताई है, एक नॉन एडजस्टिंग की। ये दोनों की मिसाल एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग एक अलहदा डिस्कशन है। इसके अलावा इन दोनों मिसालों में एक कॉमन बात है कि हम गए, बस हमारी बर्बादी है। अब अगर हमारी बर्बादी है तो इसके लिए IS 10 क्या गाइड करता है? जब बैलेंस शीट बनाते हैं और उसमें करंट नॉन करंट एसेट्स होते हैं, तो नॉन करंट एसेट्स कौन से होते हैं? मिसालें नहीं पूछ रहा, क्या होते हैं नॉन करंट एसेट्स? जो 1 साल से ज़्यादा चलेंगे। PP स्केड्यूल बनाते हुए बिल्डिंग के साथ लिखा होगा कि इसकी यूजफुल लाइफ 15 साल है। तो ये जो हम बैलेंस शीट में बातें कर रहे हैं, इन बातों में एक बात अंडरस्टूड है जो बोली नहीं जा रही। जैसे मैं आपको अगर कहता हूं कि ये चीज़ मैं आपको 3 महीने 2 महीने बाद पढ़ाऊंगा, तो मेरे ऐसा कहने में एक अजम्पशन छुपी हुई है कि जिंदा रहूंगा तो पढ़ाऊंगा। अब मैं हर बात के जवाब में साथ ये नहीं कह रहा अगर जिंदा रहा तो, अगर जिंदा रहा तो। अंडरस्टूड है। हम कोई भी किसी से जब भी कोई फ्यूचर के बात कर रहे हैं, कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, या आप स्टूडेंट कॉलेज में आके कहता है जी मुझे अभी आप इतनी इंस्टॉलमेंट कर दें, एक मैं भी दे देता हूँ, एक मैं 2 महीने बाद जमा कराऊंगा। अब इस जुमले में स्टूडेंट ये नहीं बोल रहा कि अगर जिंदा रहा तो, अंडरस्टूड है कि अगर जिंदा रहा तो इसी तरह से बिजनेस जब बैलेंस शीट बनाते हुए ये कह रहा होता है कि फलाना एसेट 15 साल चलेगा, फलाना एसेट 20 साल चलेगा, तो बिजनेस के ऐसा कहने में एक अजम्पशन है कि बिजनेस जिंदा रहेगा तो एसेट 15 साल चलेगा। इस अजम्पशन को गोइंग कंसर्न अजम्पशन कहते हैं। गोइंग कंसर्न अजम्पशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की एक अजम्पशन है कि बिजनेस चलता रहेगा। अच्छा, इस अजम्पशन में भी कुछ जान होनी चाहिए। जैसे एक बिजनेस की हालत ही नहीं है, जैसे एक बंदा डेथ बेड पे है, डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि ये बस चंद घंटों के अंदर अंदर ख़त्म हो जाएगा,
अब वो बंदा ये कह रहा है कि यार मुझे उधार दे दो तुम मैं तुम्हें 4 साल बाद वापस कर दूंगा, तो उसकी इस बात में जान नहीं है। तो बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन, लिखने को नहीं कह रहा, ये वैसे ही पॉज दिया मैंने, बिजनेस अगर गोइंग कंसर्न अजम्पशन को बेस बना के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहा है, तो ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो आज तक हमने पढ़ी हैं। बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो आज तक पढ़ी हैं, ये वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं जो गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बेस्ड हैं, यानी जिनके पीछे गोइंग कंसर्न अजम्पशन छुपी हुई है। तभी तो करंट और नॉन करंट की तमीज होती है, तभी तो पीपीई की यूजफुल लाइफ 20-20 साल होती है। किसी बिल्डिंग की यूजफुल लाइफ 20 साल कहने में एक अजम्पशन क्या मौजूद है कि बिजनेस भी 20 साल मौजूद रहेगा। तो बिजनेस ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाया करता है, ये गोइंग कंसर्न अजम्पशन पे बेस्ड होती हैं। लेकिन वो बिजनेसेस, ये आपके स्कोप में अकाउंटिंग नहीं है, वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं, वो बिजनेसेस जो बस बंद होने वाले होते हैं, अगर 30 जून 2022 को वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे हैं और पता है कि वो उन्होंने 6 महीने बाद बंद हो जाना है, तो फिर वो बिजनेसेस अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वैसे नहीं बनाते जैसे अब तक आपने पढ़ी हैं। उनकी बेसिस ही बदल जाती हैं, सब कुछ करंट हो जाता है, वैल्यूएशन की बेसिस चेंज हो जाती हैं, सारा कुछ रियलाइजेबल बेसिस के ऊपर आ जाता है। तो अब तक जितनी बैलेंस शीट बनानी सीखी है, बिजनेस जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाता है वो इस अजम्पशन की बेस पे बनाता है कि बिजनेस गोइंग कंसर्न रहेगा। चलिए वापस आते हैं, मैंने अभी 2 मिसालें साइड पे रखी थी। एक बहुत ही मेजर कस्टमर था, वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो बैंकरप्सी इटसेल्फ एडजस्टिंग इवेंट है, लेकिन इससे एक और चीज़ क्या नज़र आ रही है कि बिजनेस नहीं सर्वाइव करने वाला। दूसरी मिसाल, प्लांट सारा का सारा उड़ गया, ईयर एंड के बाद जल गया, इटसेल्फ नॉन एडजस्टिंग है, लेकिन इससे एक और क्या चीज़ पता चल रही है, बिजनेस सर्वाइव नहीं करने वाला। तो गोइंग कंसर्न अजम्पशन की एग्जाम की सिग्निफिकेंस ये है, ये आईकैप में टेस्ट नहीं अभी तक हुआ, लेकिन ये कि एसीसी के क्वेश्चन में था ये, अगर आपको कोई इस सवाल में ऐसा इवेंट नजर आ जाए जिससे बर्बादी टपक टपक रही हो, झलक रही हो, आंसू गिरते नजर आ रहे हो आपको, उससे उस एडजस्टमेंट की वर्डिंग में ही तबाही नजर आ रही हो, तो फिर आप उस इवेंट को एडजस्टिंग या नॉन एडजस्टिंग जो भी कहना है कहें, उसके बाद 2 लाइनें और छाप दें। सिक्सटी 5 पे वो अब 2 लाइनें ये छाप देंगे कि आप एग्जामिनर को कहेंगे कि ये जो इवेंट है ये एक बहुत खतरनाक इवेंट लग रहा है कि इससे बिजनेस शायद सर्वाइव ना कर सके। तो मैनेजमेंट को चाहिए, ये स्टूडेंट एडवाइस कर रहा है, मैनेजमेंट को चाहिए कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को फिर से चेक कर ले कि पूरी हो रही है कि नहीं हो रही। अगर नहीं हो रही तो उसको चाहिए कि वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस बदल दे। ये कह के स्टूडेंट एग्जामिनर को बस इतना बता रहा होगा कि मुझे पता है गोइंग कंसर्न अजम्पशन क्या होती है। वैसे नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि गोइंग कंसर्न अजम्पशन अगर फ्लॉप हो गई, यानी बिजनेस बंद होने जा रहा है, तो बिजनेस क्या करेगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस बदल देगा। स्टूडेंट ने क्या करना है, स्टूडेंट ने ये करना है कि इन इवेंट्स में से अगर कोई भी ऐसा इवेंट है जो बहुत भारी लग रहा है तबीयत पे और लग रहा है कि बिजनेस बर्बाद होने जा रहा है, तो उस इवेंट को एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहने के बाद आप ये 2 लाइनें और लिख दें। और इसके लिए आप ये जो एग्जाम नोट एक डब्बा बनाया हुआ है ये पढ़ लें सारा। पेज 65 के टॉप पे ही ना एग्जाम नोट का एक डब्बा बना हुआ है, वो पढ़ लें।
जी नहीं, हमें क्या पता कि बिजनेस बर्बाद होने जा रहा है कि नहीं हो रहा। हमें नहीं पता ना कि इसकी वजह से बिजनेस, हमें क्या पता कि इस बिजनेस के 50 प्लांट और हैं, हमें तो नहीं पता कि वाहिद प्लांट था। तो इसलिए अगर कोई बहुत खतरनाक किस्म का इवेंट लग रहा है तो उसके साथ फिर ये बात भी कर देनी चाहिए। जिस साल ये इवेंट हो जाएगा, गोइंग कंसर्न रेजोल्यूशन ली गई, उसके बाद वाले जो फंड वो फिर गोइंग कंसर्न वाले नहीं, ईयर एंड के बाद अगर ये वाकया हो रहा है तो ही IAS 10 के अंदर है, और वो वाकया इटसेल्फ चाहे एडजस्टिंग है चाहे नॉन एडजस्टिंग है, जैसे मैंने डेटर और प्लांट की मिसाल दी। लेकिन अगर मैनेजमेंट को उस वाकये से ही पता चल गया कि हम बर्बाद होने जा रहे हैं तो वो इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बेसिस बदल देगी। यानी 2022 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ही मैनेजमेंट बदल देगी। वाकया ईयर एंड के बाद हुआ है और उससे पता चल रहा है कि हम नहीं सर्वाइव कर रहे, तो इसी साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बदल दी जाएंगी। लेकिन हमें नहीं पता कि वो बर्बाद होने जा रहे हैं, इसलिए हम सिर्फ इतना कहेंगे कि मैनेजमेंट को चाहिए कि वो गोइंग कंसर्न अजम्पशन को दोबारा से चेक कर ले। हम बस इतना ही कह सकते हैं। IAS 10 ख़त्म, प्रैक्टिस करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चंस पे आइए। और क्वेश्चन नंबर 5 स्प्रिंग 21 8 नंबर। मैं करता हूं डिस्कस इनको, पहले आपने खुद पढ़ना है इसको। क्वेश्चन नंबर 5, डिस्कस मैं कर रहा हूं लेकिन पढ़ेंगे आप, क्योंकि अच्छी तरह पढ़ेंगे ना तो ही डिस्कशन का फायदा है। एक बार एटलीस्ट सारा सवाल नजर से गुजार लें, फिर हम एक एक पॉइंट डिस्कस करते हैं। पहले आप एक बार पढ़ जरूर लें सारा, और ईमानदारी से बेटा पढ़ जरूर लें, सारा सवाल पढ़ लें, फिर मैं एक एक करके डिस्कस करता हूं।
हाँ जी, पढ़ लिया तो मैं डिस्कस करूँ। अच्छा, ये सवाल मैं करवा अभी रहा हूँ, इसलिए IS 10 का ही होगा, लेकिन पढ़ के आइडिया हो रहा है कि IS 10 का सवाल है। वो ऐसे आइडिया होगा कि आज 1 फरवरी है, बोल्ड करके लिख दिया उन्होंने, और यू आर फाइनलाइजिंग दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 20, और अब उसके बाद जो बाकी वाकयात हैं वो आप देखेंगे तो ईयर एंड के बाद के वाकयात हैं। 25 जनवरी 21 है जी, तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइनल कर रहे हैं और आज 1 फरवरी है, यानी अभी तक फाइनल ही करे जा रहे हैं, ईयर एंड के बाद गुजर गया, और अब मजीद कुछ वाकयात हैं जिनका आपसे पूछा जा रहा है कि बताएं ये प्रॉफिट को अफेक्ट करेंगे नहीं करेंगे। तो ये IS 10 का सवाल है। IS 10 का सवाल ऐसे पहचान दें कि ईयर एंड के बाद के वाकयात होते हैं सवाल में कि बताएं इनका क्या करना है, तो ये IS 10 का सवाल होता है। रिक्वायरमेंट, डिस्कस हाउ ईच ऑफ द अबव मैटर्स वुड अफेक्ट TL's नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 31 दिसंबर 2020 के जो ऊपर इवेंट्स बताए हैं वो 2020 के प्रॉफिट्स को बताइए कैसे अफेक्ट करेंगे, और जो भी बात करें वो हाँ या ना में नहीं करना, ये सिर्फ इतना नहीं लिखना कि उसकी रीज़न बतानी है। तो सपोर्ट योर आंसर विद द जस्टिफिकेशंस। अच्छा, अब इसमें आपको जब ये पता चल गया कि IS 10 का सवाल है, कैसे पता चल रहा है? ईयर एंड के बाद के वाकयात हैं। जिस चीज के बारे में ईयर एंड के बाद की डेट दी है वो IS 10 का सवाल है। जैसे पॉइंट नंबर 4 नहीं है IS 10 का सवाल, पॉइंट 4 IS 10 में नहीं है, वो मैं आके एक्सप्लेन करता हूं तो बताता हूं। पॉइंट 4 नहीं है IS 10 के अंदर, जो पहले 3 है वो IS 10 के अंदर है। करता हूं, एक एक करके समझाता हूं। पहले रिक्वायरमेंट पे बात कर रहा हूं। डिस्कस करना है कि ईच ऑफ द अबव मैटर प्रॉफिट को कैसे अफेक्ट करेंगे, तो एक एक करके हम उसका जवाब देंगे कि प्रॉफिट को अफेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर IS 10 का सवाल हुआ तो वो क्यों अफेक्ट करेगा प्रॉफिट को? एडजस्टिंग होगा तो, और अगर नॉन एडजस्टिंग होगा तो इसलिए हमने इसका आंसर एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कह के देना है, रीजन बताते हुए। ओके, और रीजन के अंदर ना जो आपको एग्जांपल्स पढ़ाई हैं अभी नॉन एडजस्टिंग की, अगर उन एग्जाम्पल्स में से ही कोई सवाल में आ गया तो आपके लिए जस्टिफिकेशन यही बताना काफ़ी है कि एज पर IS 10 ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, बस काफ़ी है, क्योंकि IS 10 ने क्लियरली लिखा हुआ है कि नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। चलें अब एक एक करके चलते हैं। डब्बे के अंदर एक तो ये बता दिया कि चूंकि कोविड का ईयर था तो बिजनेस बहुत बुरा अफेक्ट हुआ, ठीक है, चलो तो रोना रो दिया। अब मसला है आगे एक एक करके। पॉइंट नंबर 1, 25 जनवरी 21 को, हम अभी खड़े हैं 31 दिसंबर 20 पे, 25 जनवरी 21 को गवर्नमेंट ने इनकम टैक्स लॉ में चेंजेस की और इनकम टैक्स रेट्स कम कर दिए। हम कहेंगे कि एज पर IS 10 इनकम टैक्स रेट में चेंज होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट, अभी पढ़ाया था, ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसलिए नेट प्रॉफिट को अफेक्ट नहीं करेगा। ये पॉइंट 1 का आंसर है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, तभी तो शक पड़ता है कि 2020 अफेक्ट हो रहा है, लेकिन नहीं, ईयर एंड के बाद टैक्स लॉ टैक्स रेट चेंज होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है। बेशक 2020 ही क्यों ना लपेट में आ रहा हो, फिर भी ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट होता है, क्योंकि बड़ा क्लियरली IS 12 ने कहा हुआ है। IS 12 पढ़ेंगे हम लोग, क्या टॉपिक है IS 12, IS 12 पढ़ेंगे, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो टैक्स रेट्स, वो टैक्स लॉ यूज करने हैं जो ईयर एंड पे मौजूद हैं। इसलिए IS 10 कहता है कि ईयर एंड के बाद अगर लॉ चेंज हुआ तो आप उसको इग्नोर करें। तो जब IS 10 ने कह दिया कि ये नॉन एडजस्टिंग है, तो हम जवाब में सिर्फ इतना लिखेंगे कि एज पर IS 10 टैक्स लॉ में चेंज होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसलिए ये कोई अफेक्ट नहीं डालेगा 20 के प्रॉफिट को। पॉइंट 1 डन। किसकी बैलेंसिंग अमाउंट? जब कल को कम पे करना पड़ेगा वो तब इनकम बन जाएगा। इनकम नहीं, एक्चुअली वो टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा, कल का टैक्स एक्सपेंस कम हो जाएगा, कोई मसला नहीं।
हाँ, वो करंट टैक्स और प्रायर ईयर कह के अगले साल कम हो जाएगा, कोई मसला नहीं। ये आइस तक के सारे हमने ना आई स्टाइल में एक चीज पढ़नी है, करंट, हमने आगे ना आई स्टाइल में एक चीज पढ़नी है, करंट टैक्स और प्रायर ईयर, कि पिछले किसी ईयर से रिलेटेड टैक्स वाले कम या और ज्यादा टैक्स कर रहे होते हैं, तो हम वो अगले ईयर में एक्सपेंस मानते हैं, कोई मसला नहीं, तो उसको तब अगले ईयर में मान लेंगे जी। ये आइस तक के जितने पर्सन आएंगे उसमें रीजन ये लिखते हैं बिकॉज ऑफ इट नेगेटिव एट द एंड ऑफ जो तो IS 10 की मिसालों के अंदर वाजे लिखा होगा उसके बारे में हम बस इतना ही कह देंगे कि एज पर IS 10 या नॉन एग्जिस्टिंग है, लेकिन जो एग्जाम्पल्स में वाजे नहीं है उसको फिर हमें बताना पड़ेगा कि चूंकि इसकी रीज़न बाद में राइज हुई इसलिए नॉन एग्जिस्टिंग। अभी एक और सवाल कराता हूँ ना, अभी तो एक है, एक और कराता हूँ। पॉइंट नंबर 2, ये भी अभी अभी पढ़ा था IS 10 में कि एक्सचेंज रेट का चेंज हो जाना नॉन एग्जिस्टिंग है, तो इसका जवाब भी हम यही कहेंगे कि एज पर IS 10 एक्सचेंज रेट का इंक्रीज कर जाना नॉन एग्जिस्टिंग इवेंट है, इसलिए इस एक्सचेंज रेट का प्रॉफिट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, ये अच्छा पॉइंट है। मैं आपको अभी तक बता रहा था बैड डेट, कल जो इतनी सारी बात समझाई है ना वो बैड डेट के हवाले से हो रही थी। हम कह रहे थे कि ईयर एंड के बाद बैंकरप्ट हो गया और बैंकरप्सी की रीज़न हालात ख़राब हो जाना, तो अगर हालात ईयर एंड पे ख़राब थे तो एडजस्टिंग, ईयर एंड के बाद ख़राब हुए। अब ये उसका उलट है, पहले हमें लगता था पैसे डूब जाएंगे, बाद में इसने पैसे दे दिए, तो एक डूबा हुआ पैसा मिल जाना एक इंसिडेंट है। वो डूबा हुआ पैसा उसने क्यों दे दिया? क्योंकि हालात अच्छे हो गए। कल वाली मिसाल जो डूबने पे थी, अब ये बिल्कुल उसका उलट है। हमने ईयर एंड पे एक डेटर के बारे में बदगुमानी की हुई थी, बदगुमानी क्या, उसकी हालत ही नहीं थी। मेजर लोकल कस्टमर हैज सेटल्ड हिज फुल बैलेंस आफ्टर रिसीविंग बैंक लोन लास्ट वीक। अच्छा, वैसे ना जब से मैं पढ़ा रहा हूँ, कई सालों से मैंने नोट किया है, जिस क्लास में मैंने कुछ सोचा होता है कि आज ये ज़रूर करना है, उस क्लास में ना कुछ ऐसे रुकावटें आनी शुरू हो जाती हैं। ये मैं बहुत अरसे से देख रहा हूँ। जैसे मैं आज इंटेंशनली 5 मिनट 7 मिनट पहले जल्दी आया तो आप लोग लेट आए हैं? फिर अभी मैं इस पे था कि ये सवाल ख़त्म करता हूँ, फिर वो एक और करा के फिर वो असेसमेंट डिस्कस करता हूँ, और अब ये लाइट चलेगी। मैं कई साल से ना ऐसे हो रहा है। मैंने अब जैसे पैक में अक्सर ऐसा होता था कि मैं क्लास में सोचा था कि ये चीज़ मैंने करानी, इसलिए मैं जल्दी चला गया। अब जल्दी चला गया, कोई टीचर आ गया, उन्होंने बाहर बुला लिया, कोई ज़रूरी बात करनी थी, वो टाइम वहाँ निकल गया। कोई क्लास में कोई अनाउंसमेंट करने आ गया, वो टाइम वहाँ निकल गया। तो पता नहीं क्या चक्कर है कोई। हाँ, यही है कि सोच की ना है। चलिए जल्दी जल्दी जल्दी, कहाँ था मैं? पॉइंट 3, अब मेजर लोकल कस्टमर है नहीं, बल्कि नहीं, दूसरा सेंटेंस पहले बताता हूँ। एट ईयर एंड द कस्टमर वॉज फेसिंग फाइनेंशियल डिफिकल्टी। ईयर एंड पे कस्टमर के हालात खराब थे, एंड देयरफॉर हमने उसके लिए 40% डाउटफुल डेट बना लिए हुए थे। ईयर एंड पे हालात खराब थे। ईयर एंड के बाद, अब पहला सेंटेंस, ईयर एंड के बाद उसने किसी बैंक से लोन लिया और हमारे पैसे दे दिए, तो बज़ाहिर उसके हालात अच्छे हो गए। ईयर एंड पे हालात खराब थे, बैड डेट माना हुआ था। ईयर एंड के बाद उसने पैसे वापस कर दिए, हालात अच्छे हुए तो पैसे वापस किए ना, यानी कुछ कैश आया है तो वापस किया ना उसने हमें। तो अब सवाल ये है कि ये जो बाद में उसके पैसे आ जाना, क्या ये एडजस्टिंग है? यानी पिछला बनाया बैड डेट हम रिवर्स कर दें? कल से उलट हो गई बात। कल हम ये सीख रहे थे कि बाद में बैंकरप्ट हो गया, पहले लगता था सब अच्छा है,
बाद में बैंकरप्ट हो गया, तो फिर ये फैसला कर रहे थे कि एडजस्टिंग है कि नॉन एडजस्टिंग है। तो उसका तरीका ये था कि ये हालात की खराबी ईयर एंड पे थी या बाद में राइज हुई। अब ये बिल्कुल उसका उलट सवाल आ गया। पहले हालात खराब थे, बाद में उसका कैश फ्लो हालात बेहतर हुए तो लोन वापस करने के काबिल हुआ। तो अब सवाल ये है कि जो वो लोन वापस करने के काबिल हो गया, तो क्या हमने पहले शक करके बैड डेट बना लिया था, उसको रिवर्स कर दें? क्यों नहीं? क्योंकि उसका हालात का अच्छा होना ईयर एंड के बाद अराइज हुआ है, तो इसलिए ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। अच्छा, अब इसके जवाब में हम ये नहीं कहेंगे कि एज पर आई स्टैंड ये एडजस्टिंग है या एज पर आई स्टैंड ये नॉन एडजस्टिंग है। नॉन एडजस्टिंग है क्या एडजस्टिंग है? लेकिन इसमें हम ये नहीं कहेंगे कि एज पर आई स्टैंड ये नॉन एडजस्टिंग है। क्यों? पहले दोनों में क्यों कह दिया था? क्योंकि वो एग्जाम्पल नाम लेके मौजूद थी। अब हमें समझाना पड़ेगा कि क्यों नॉन एडजस्टिंग है। तो अब हम ये कहेंगे कि नॉन एडजस्टिंग है क्योंकि उसकी फाइनेंशियल डिफिकल्टी ईयर एंड पे मौजूद थी, वो बेहतरी ईयर एंड के बाद अराइज हुई है, इसलिए ये फुल पेमेंट करने के काबिल हुआ है। तो ये नॉन एडजस्टिंग इवेंट है, इसलिए हमारे वो बुक्स में बैड डेट ही रहेगा और प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। अच्छा, इसमें स्टूडेंट को एक मसला ये हो सकता है कि सर आपने तो 4 जुमले बोल दिए, तो हम इंग्लिश में कैसे पता 4 जुमले लिखेंगे? देखिए, आपने ना इसको इंग्लिश का सवाल बाद में सोचना है। पहले समझें, आपसे किसी ने ज़बानी सवाल पूछा है, आपने उसका जवाब अगले को समझाना है। जब एक बार आप ये सोच लेंगे ना कि मैंने इसका जवाब क्या समझाना है, फिर एक एक जुमले को कर लें इंग्लिश में ट्रांसलेट। देखिए, हम ना पाकिस्तानी बच्चे हैं, हम उर्दू माहौल के बच्चे हैं, हम सोच इंग्लिश में नहीं सकते हैं, सोचना हमने उर्दू में, उसके बाद ट्रांसलेट कर लेंगे एक सेंटेंस को। तो इसके सवाल में अगर आप ये सोच रहे होंगे ना कि मैं इसकी क्या इंग्लिश लिखूंगा, आपकी सोच ही वही खत्म हो जाएगी। जब आपको ये सोचना पड़ेगा कि इसकी इंग्लिश क्या, वही सांस रुकना शुरू हो जाएगा क्योंकि इंग्लिश क्या लिखनी है। तो आपने सोचना पहले पूरा उर्दू में। आप इसको ज़बानी सवाल समझ के सोचिए कि अगर आपसे कोई ज़बानी पूछता है तो उसको कैसे अपनी बात समझाते। बस अब आपने जो अपने जहन में जवाब बना लिया उसको टूटी फूटी इंग्लिश में लिख दें। फंक्शन इंग्लिश का पेपर थोड़ी है कि नंबर कट जाएंगे, बस पहुंचा दें बात अपनी। पॉइंट नंबर 3 और 1 और 2 में फ़र्क समझा पाया मैं? 1 और 2 वाली बात क्लियरली IS 10 में लिखी हुई है, तो ये कह देना काफ़ी है कि IS पर IS 10 एक्सचेंज रेट का चेंज हो जाना नॉन एडजस्टिंग काफ़ी है। लेकिन पॉइंट 3 में आपको ये बात डिटेल से समझानी पड़ेगी कि ये जो इसके हालात अच्छे हो रहे हैं ये ईयर एंड के बाद अच्छे हुए हैं लोन लेने की वजह से, इसलिए इसके हालात का अच्छा होना नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। हम अपनी बुक्स में इसका बैड डेट रिवर्स नहीं करेंगे, तो इसलिए प्रॉफिट पे इफेक्ट नहीं आएगा। और पॉइंट नंबर 4, ये IS 10 नहीं है। कैसे कह रहा हूं मैं IS 10 नहीं है? क्योंकि वो दिसंबर का ही वाकया बता रहे हैं। या तो होता ना, कहता फरवरी में कुछ अनाउंस हुआ है, जनवरी में कुछ अनाउंस हुआ है, तो IS 10 का जवाब में जिक्र आना था। ईयर एंड के बाद का है ही कुछ नंबर 4 के अंदर। तो ये FR1 IS 20 टेस्ट हुआ है, FR1 IS 20 गवर्नमेंट ग्रांट। तो गवर्नमेंट ग्रांट के लिए क्या रूल्स होते हैं? गवर्नमेंट ग्रांट के लिए रूल्स ये होते हैं कि गवर्नमेंट ग्रांट शैल बी रिकॉग्नाइज्ड व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस दैट, 2 बातें, ग्रांट विल बी रिसीव्ड एंड कंडीशंस विल बी मेट। तो इस सवाल को पढ़ के क्या लग रहा है? अच्छा, जिनको अंग्रेजी समझ नहीं आ रही मैं अंग्रेजी बता देता हूँ। दिसंबर 20 में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि अच्छा, इस सारे डब्बे का ऊपर कॉन्टेक्स्ट क्या चल रहा है? कोविड से बिजनेस हिट हुआ है। और ये ना पिछले दिनों पाकिस्तान में हुआ भी था। ये कोविड के साल के अंदर गवर्नमेंट ने एक स्कीम अनाउंस की थी कि आप हमसे लोन ले लें लेकिन एम्प्लॉयज़ को सैलरी दे दें, तो ये गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया था। तो पॉइंट नंबर 4 में लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कंपनीज जिन्होंने अपने लोगों को नौकरी से नहीं निकाला, अच्छा यहाँ भी ना वैसे बड़े लोगों का इम्तिहान भी हुआ अल्लाह की तरफ से कि कई ऐसे घराने थे, बिजनेसेस थे जिन्होंने अपनी थोड़ी सी इनकम इफेक्ट होने की वजह से फ़ौरन गरीबों को निकाला है। ये बड़ा अल्लाह की तरफ से एक इम्तिहान। देखें, जब भी हालात आते हैं ना, वो आते हैं अल्लाह की तरफ से और उसमें बड़े लोग आजमाए जाते हैं। अब ऐसे मैं लोगों को जानता हूँ कि जो फाइनेंशियली अच्छे थे, खाते पीते घराने के लोग थे, लेकिन घर के मुलाजमों को, सफाई वालों को क्यों निकाल दिया कि उन्होंने आना तो है नहीं, घर की सफाई तो करनी है नहीं, तो उनको तो नौकरी से निकालो ना। तो ये इस तरह के हालात में ना अल्लाह ताला फिर सबको आजमाते हैं। तो वो तो खैर अभी बीच में बात आ गई।
तो गवर्नमेंट ने कहा उन कंपनीज को कि जिन्होंने 2020 में एम्प्लॉयज को नहीं निकाला, उनको सपोर्ट किया, तो फिर हम भी उनको सपोर्ट करेंगे और जितने तनख्वाहें उन्होंने दी हैं लोगों को, हम उसमें से 25% उनको रीइंबर्स कर देंगे। ये इन पहली 2 लाइनों का मतलब है। अंग्रेजी पढ़ के देखिए बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। ओके, टीएल यानी हम अभी इसकी प्रोसेसिंग शुरू करवाएंगे। अभी हमने इसके कागजात जमा करवाने हैं, फिर उसके लिए पूरा ऑडिट होना है। क्योंकि ऑडिट होगा तो गवर्नमेंट वाले उन ऑडिटर की ज़बानी फिर हमारे पर भरोसा करेंगे और पैसे देंगे, और इस काम में महीनों लग जाएंगे। इस सेंटेंस से क्या इंप्रेशन मिल रहा है कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि कंडीशंस विल बी मेट? नहीं। देखें, इन 2 जुमलों में ना मामलात काफ़ी कच्चे कच्चे लग रहे हैं। टीएल वुड इनिशिएट द प्रोसेस आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, फिर महीनों लग जाएंगे। तो इसमें जवाब हम ये कह दें मुनासिब है कि अपेरेंटली इससे लग रहा है कि अभी चूंकि इतने स्टेप्स लेने बाकी हैं, तो अपेरेंटली लग रहा है कि अभी रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कंडीशन पूरी होने की, इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट की अकाउंटिंग नहीं होगी। जी, लिखा तो है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा है कि 25% ऑफ सैलरीज रीइंबर्स हो जाएंगी, लेकिन गवर्नमेंट को कैसे पता कितनी सैलरी दें? तो उसके लिए हमने एक प्रोसेस शुरू करना है। होंगे कोई फॉर्म फाइल होने होंगे, फिर उसमें पहले हमारा ऑडिट होगा, वो सैलरीज कंफर्म होंगी। अभी तो सैलरीज भी जो हम एक्सपेंस बना रहे हैं, पता नहीं ऑडिटर वो सैलरीज मानते हैं कि नहीं मानते। जितनी सैलरीज वो मानेंगे, फिर हम उसके लिए गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे, फिर कुछ महीनों लगेंगे। इस टाइम लगने की वजह से रीजनेबल इंश्योरेंस को डिनाई किया जा रहा है। लेकिन इसमें आप अगर ये कह देते हैं कि ये प्रोसेस जो अभी शुरू भी नहीं हुआ और बज़ाहिर टाइम टेकिंग है, इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, इफ यानी एग्जामिनर को स्टूडेंट ये बता देगा कि इफ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस, तो फिर वो इनकम बना लेगा, लेकिन अगर नहीं है तो नहीं बनाएगा। जी, नहीं, वर्चुअली सर्टन वाली बात आ गई इसमें। वर्चुअली सर्टन नहीं था उसमें। IAS 20 में इतनी सी बात थी कि रीजनेबल एश्योरेंस है कि गवर्नमेंट ग्रांट मिल जाएगी और कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। वर्चुअली सर्टन तो नहीं था। यार गवर्नमेंट ने कहा है तो गवर्नमेंट ग्रांट ही है ना। नहीं, सीधी सी बात है, गवर्नमेंट ने कहा हम आपको इनाम देने को तैयार है, तो गवर्नमेंट ग्रांट है। IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट रिलेटेड टू इनकम, जिसमें गवर्नमेंट हमें किसी पास्ट खर्चे को रीइंबर्स कर देती थी, तो गवर्नमेंट ग्रांट ही है ना, तो इसलिए गवर्नमेंट ग्रांट है। उसके अलावा तो कुछ नहीं है इसके अंदर, गवर्नमेंट ग्रांट है। जी बिल्कुल, क्योंकि 2020 में ही गवर्नमेंट ने कह दिया, गवर्नमेंट ने 2020 में ही अनाउंस कर दिया, और अगर मैं 2020 में ही रीजनेबल एश्योरेंस हो जाए तो हम दिसंबर में ही एंट्री कर देंगे ग्रांट रिसीवेबल डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट। IAS 10 तो नहीं लगा ना, क्योंकि वाकई सारा दिसंबर का है, ईयर एंड से पहले का। तो IAS 10 तो आया ही नहीं बीच में। फिर हम IAS 10 की डिस्कशन लाते। गवर्नमेंट हमें ईयर एंड के बाद कोई वादा कर रही है, ईयर एंड के बाद गवर्नमेंट वादा कर रही है, ईयर एंड के बाद कोई नया लॉ आ रहा है, नॉन एडजस्टिंग। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाए। एक और करा देता हूँ बस, और फिर एक होमवर्क दे देता हूँ। नहीं, कंपनी का ऑडिट होगा। अच्छा, इस सवाल के जवाब में ना ICAP का आंसर तो ये है जो मैंने आपको बताया, जो पीछे मैंने कॉपी भी किया हुआ है, कि बज़ाहिर ये लग रहा है कि ये रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है, लेकिन इसमें ना कोई इतनी सख्त बात भी मौजूद नहीं है कि बड़ी सख्त कंडीशन है जो पूरी होती नज़र नहीं आ रही। तो अगर कोई स्टूडेंट ये भी कहता है ना
कि बेशक प्रोसेस में टाइम लगेगा, लेकिन इफ़ देयर इज रीजनेबल एश्योरेंस कि कंडीशन पूरी हो जाएंगी तो हम इनकम मान लेंगे, तो वो भी एग्जामिनर बिल्कुल ठीक कर देता, क्योंकि सवाल में गुंजाइश मौजूद है। सर मैं ये पूछ रहा था कि अगर गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि हम आपको मतलब देंगे, तो सर ये ईयर के दौरान दिया तो रिसीवर हमने बना दिया अभी, तो सर लेकिन बाद में कैश मिले तो ये एडजस्टिंग इवेंट नहीं नहीं, बाद में कैश मिले तो क्या, हम तो ग्रांट रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट कर चुके होंगे ना, तो कैश तो बाद, कैश का मिलना तो कभी भी एडजस्टिंग नहीं होता, कैश तो बाद में मिल रहा है ना, कैश थोड़ी हम पहले से डेबिट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ लें भाई, क्वेश्चन नंबर 3। बल्कि साथ साथ ही करते हैं क्योंकि आप पढ़ने में टाइम लगाएंगे फिर देर लगेगी, साथ साथ करते हैं। पहला पैराग्राफ पढ़ें पहले। जी 30 जून 2010, नहीं मैंने पहला पैराग्राफ कहा था सिर्फ, 30 जून 2010 की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इट इज़ इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अभी बन रही हैं। और उसके अलावा जब नीचे आप पॉइंट्स देखेंगे तो उनमें 30 जून 10 के बाद के वाक़यात हैं, तो इससे क्या पता चल रहा है कि IAS 10 का सवाल है। रिक्वायर्ड स्टेट हाउ द अबव इवेंट्स, चाहे वर्ड स्टेट लिखा है, चाहे डिस्कस लिखा है, चाहे एक्सप्लेन लिखा है, चाहे डिस्क्राइब लिखा है, मतलब अंग्रेजी लिखनी है। क्या अंग्रेजी लिखनी है कि अबव इवेंट्स को कैसे ट्रीट करें। अब जो उनमें से एडजस्टिंग होंगे उनकी ट्रीटमेंट बता देंगे कि क्या क्या अकाउंट फॉर करें, नॉन एडजस्टिंग होंगे उनके बारे में बता देंगे कि डिस्क्लोज करें। IAS 10 का एक सादा नॉर्मल डिस्कशन का सवाल है ये। इसके आंसर करने का आपको तरीका बता रहा हूं, आप जहन में 3 बातें रख लें कि इन 3 बातों का जवाब पहुंचाना है आपने। एडजस्टिंग है, नॉन एडजस्टिंग है, ये फतवा देना है, रीजन बताना है कि क्यों एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है, और ट्रीटमेंट बताना है। IAS 10 के एक नॉर्मल से सवाल में आंसर करने का तरीका, जो आप हर पॉइंट की अंग्रेजी लिखेंगे उसमें 3 चीजें देखिए लाजमी मौजूद हों। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग का बताना, रीजन बताना कि क्यों एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग कह रहे हैं, और ट्रीटमेंट बताना। IAS 10 का सवाल जो कि पहचाना कैसे जाएगा, ईयर एंड के बाद के वाकयात हैं, और उसका डिस्कस एक्सप्लेन करने को कहा है, तो ये एक नॉर्मल IAS 10 का सवाल है। तो उसका तरीका ये है कि आपके आंसर में कम से कम 3 बातें तो नज़र आ रही हों, एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग है ये बताएं, रीज़न बताएं, और ट्रीटमेंट बताएं। पॉइंट नंबर 1, ईयर एंड पे इन्वेंट्री मौजूद थी और वो बेच दी जुलाई में, जैसे ही सैलाब में ये तबाह हुई। जी नॉन एडजस्टिंग इन्वेंट्री जो कि 25 मिलियन की है ऑन 30 जून 10, यानी 30 जून 10 पे जो 25 मिलियन से बुक्स में मौजूद है वॉज सोल्ड फॉर 15 मिलियन, सस्ती बिकी। क्यों? क्योंकि ये फ्लड में डैमेज हो गई 2010 में, जुलाई 2010 में। नॉन एडजस्टिंग एडजस्टिंग। अब इसका जवाब हम ये देंगे कि इन्वेंट्री का सस्ता बिकना इज अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, क्योंकि ये सस्ती बिकी है डैमेज होने की वजह से फ्लड, और वो फ्लड जुलाई में आया था। एडजस्टिंग नॉन एडजस्टिंग बता दिया, रीजन बता दिया। Therefore it shall not be adjusted, rather it shall be disclosed in notes। और अच्छी अंग्रेजी करनी है
तो फिर डिस्क्लोज किया जाएगा इसकी नेचर और इसका फाइनेंशियल इफेक्ट। ये पॉइंट 1 का आंसर है। क्या जी? नहीं, तो 25 मिलियन की इन्वेंट्री, अरे मटेरियल तो है तो ही डिस्क्लोज कर रहे होते हैं। मटेरियल का मतलब है जो मामूली गैर मामूली है वो मटेरियल है, लेकिन गोइंग कंसर्न तब अफेक्ट होती अगर बहुत ही ज्यादा तबाही आ रही होती। तो अगर कोई ऐसी बात लिखी होती कि बिजनेस विल सफर ह्यूज लॉसेस, अब इसमें तबाही नजर आ रही है, फिर गोइंग कंसर्न की बात आते। सिर्फ मटेरियल से नहीं, मटेरियल तो है तभी तो डिस्क्लोज करना है, वरना तो डिस्क्लोज की भी लिफ्ट ना कराते। पॉइंट नंबर 2, 5 जुलाई को एक कस्टमर था जो बैंकरप्ट हो गया, और बैंकरप्ट क्यों हुआ, सवाल में कोई वजह नहीं बताई, तो ये एडजस्टिंग है। अब आप इसके बारे में अंग्रेजी ये लिखेंगे कि बैंकरप्ट कस्टमर का बैंकरप्ट होना एडजस्टिंग इवेंट है, क्योंकि कोई अपेरेंट रीजन नहीं था जो ईयर एंड के बाद अराइज हुआ हो, तो यकीनन ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी में ईयर एंड पे ही मौजूद था, इसलिए ये एडजस्टिंग है। तो हम इस अमाउंट तो आपको बताई नहीं, हम फिर सिर्फ इतना कह देंगे कि हम उसके ड्यू अमाउंट के 80% को बैड कर लेंगे, या 20 को। ये जो अंग्रेजी लिखी है ना लिक्विडेटर, लिक्विडेटर कहते हैं कि जब कोई बिजनेस बैंकरप्ट होता है ना, तो एक अपॉइंट हो जाता है शख्स, इदारा, उसका काम होता है कि वो अपनी निगरानी के अंदर सारे एसेट्स बेचे और उसकी लायबिलिटीज को पे करे, उसको लिक्विडेटर कहते हैं। तो लिक्विडेटर ने अनाउंस किया 25 अगस्त को कि जिन जिन लोगों के पैसे हैं उनमें से बस 20% मिलेंगे, तो बाकी 80% डूब जाएंगे। तो इसके जवाब में हम बताएंगे कि ये एडजस्टिंग है, क्योंकि इसकी रीज़न कोई ख़ास ईयर एंड के बाद अराइज नहीं हुई, तो यकीनन ये फाइनेंशियल डिफिकल्टी ईयर एंड पे मौजूद थी, तो ये एडजस्टिंग है, और हम इसकी अमाउंट के 80% को बैड कर लेंगे। पॉइंट 3, अब इसमें कोई ऐसी बात नहीं की है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो गई थी, इश्तिहार चलने शुरू हो गए थे, ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल इतना लिखा हुआ है कि अ न्यू प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय अ कंपेटिटर ऑन 1 अगस्त। एक कंपेटिटर ने 1 अगस्त को एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, जिससे मार्केट में डिक्लाइन आ गया, और अब हमारे प्रोडक्ट की प्राइसेस गिर गई। हाँ जी, इसमें अगर ज़रा सेफ आंसर दिया जाए ना, तो उसमें सेफ आंसर, वैसे तो आई कैप ने इसको स्ट्रेट अवे नॉन एडजस्टिंग कहा हुआ है, लेकिन मैं इसको एज अ स्टूडेंट अगर सोचता तो मैं ये कहता कि जो नया प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, अगर इसकी टेक्नोलॉजिकल चेंज पहले से ही सफिशेंटली अनाउंस थी तो एडजस्टिंग है, लेकिन अगर ऐसी कोई अनाउंसमेंट नहीं थी तो ये नॉन एडजस्टिंग है। ये ज़्यादा बेहतर आंसर हो जाएगा। वैसे आई कैप ने इसको स्ट्रेट अवे नॉन एडजस्टिंग कहा था, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि आपको कोई कही नहीं है टेक्नोलॉजी, तो खुद कहानियाँ सुनाने की क्या ज़रूरत है, क्या पता टेक्नोलॉजी चेंज ही ना हुई हो, वैसे ही बस कंपेटिटर आया हो और बस कंपेटिटर आने से प्राइस गिर गई हो, तो इसलिए ज़बरदस्ती नहीं है टेक्नोलॉजिकल चेंज, लेकिन ज़रा कंप्रिहेंसिव आंसर हो जाता है। लेकिन अगर आप इसको ये भी कह दें कि कंपेटिटर आने से अगस्त में प्रोडक्ट की प्राइसेस गिर रही हैं, तो बस नॉन एडजस्टिंग है, तो भी ठीक। तो इसके बारे में कहेंगे कि नॉन एडजस्टिंग है, क्योंकि कंपेटिटर अगस्त में आ रहा है तो प्राइसेस गिर रही हैं, नॉन एडजस्टिंग है, इसलिए हम इसको अकाउंट फॉर नहीं करेंगे, बस डिस्क्लोज करेंगे। पॉइंट 4, अब इसमें इतना कहना काफ़ी है कि एज पर IAS 10 इनकम टैक्स रेट में चेंज होना इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, इसलिए ये सिर्फ डिस्क्लोज होगा। और लास्ट, इसके लिए भी इतना ही कहना काफ़ी है कि एज पर IAS 10 डिविडेंड का डिक्लेयर होना इज़ अ नॉन एडजस्टिंग इवेंट, और ये डिस्क्लोज हो जाएगा। आसान है, मुश्किल है, बस इसीलिए इसमें से ज़्यादा सवाल भी नहीं आता। आप 2 सवाल होमवर्क देखें, छोटे छोटे सवाल हैं, 2 सवाल कर दें होमवर्क। असेसमेंट में डिस्कस नहीं कर सका, वो मैं कल पहले कर दूंगा, 37 कराऊंगा अब शुरू। मेहरबानी 2 सवाल कर दें होमवर्क। एक क्वेश्चन नंबर 4, 10-10 मिनट के सवाल हैं। अच्छा, इसमें आपसे दरख्वास्त ये है कि आप ना सवाल पढ़ते साथ ही सोल्यूशन ना देख लेना कि पीछे सही लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ। आप सवाल पढ़िए, पहले खुद उसका ज़बानी सोल्यूशन सोचें कि आप क्या लिखते, फिर सोल्यूशन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कर दीजिए
और क्वेश्चन नंबर 1 कर दीजिए, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 4 ये कर दें। ठीक है, अल्लाह।